YY। सपोज आपकी डेट ऑफ बर्थ 10 अक्टूबर 1989 है, तो आप 10-10-1989 इस तरीके से फिल करके आप देंगे। इसके बाद आपका नेशनैलिटी है, वहाँ पे आप इंडियन लिख देंगे। रिलीजन में आपका जो रिलीजन होगा एम्प्लॉय का वो आपको फिल करना होगा। कैटेगरी में आपके जो एम्प्लॉय की जो कैटेगरी होगी SC ST OBC जनरल, इस तरीके से आप वहाँ पे फिल करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद सर्विस है। सर्विस के लिए याद रखिएगा, सपोज अभी तक जो एम्प्लॉयज़ ऑनबोर्ड हुए हैं उसमें सबसे जो टॉप मोस्ट लेवल के जो एम्प्लॉय हैं वो हैं अपने इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर्स, तो उनकी सर्विस होगी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। यहाँ पे लेकिन ध्यान रखेंगे कि जो एम्प्लॉय उस पर्टिकुलर कस्टोडियन के अंडर में होंगे सिर्फ उनका ही डेटा आपको भेजना है। यहाँ पे अगर आपके चेयरमैन या फिर आपके सेक्रेटरी लेवल के कोई एम्प्लॉय हैं तो उनका CR, सपोज आपके जो नोडल ऑफिसर हैं या कस्टोडियन है वो आपका CR वगैरह को मेंटेन नहीं करते हैं, तो उनकी डिटेल यहाँ पे आपको फिल नहीं करनी है। एक कस्टोडियन जितने भी एम्प्लॉयज के CR और IPR को देखता होगा, मैनेज करता होगा, सिर्फ उन्हीं का डेटा यहाँ पे आपको भर के भेजना है। वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन, होप आई एम ऑडिबल नाउ टू एवरीवन। पलक दिस साइड फ्रॉम NIC Sparrow team. Palak, can you please wait for 5 minutes? We are just briefing the fields. Okay, sure. Just let me know when we can start. जैसे कि डिस्कस कर रहे थे, आपको एम्प्लॉय की सर्विस यहाँ पे फिल करनी है। सर्विस डिटेल में आपका उसको बाद में बता देंगे, तो बता देंगे जो सर्विस हम यहाँ पे बताने वाले हैं इसको कंप्लीट कर दो। सपोज आपके एम्प्लॉय अगर छत्तीसगढ़ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के हैं तो वहाँ पे CHS छत्तीसगढ़ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस इस तरीके से फिल करना होगा। लेकिन चूंकि ये ऑफिसर्स भी आपके कस्टोडियन के अंतर्गत नहीं आते हैं तो यहाँ पे उनका भी डेटा आपको फिल करके नहीं देना है। इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट ये बात ध्यान रखिएगा कि कोई कस्टोडियन जितने भी एम्प्लॉयज का CR और IPR मैनेज करता होगा सिर्फ उन्हीं एम्प्लॉयज का डेटा आपको उस कस्टोडियन के साथ या उस नोडल ऑफिसर के साथ लगा करके भेजना है। इसके बाद है आपका ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे आप डिपार्टमेंट नाम वगैरह लिख सकते हैं। इसके बाद है डेजिग्नेशन, तो जो पर्टिकुलर एम्प्लॉय जिस पद पे अभी होगा वहाँ पे आपको उसका डेजिग्नेशन लिख करके भेजना होगा। सॉरी, उसके पहले एक ऑप्शन और है आपका ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम डेट। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम डेट में किसी भी एम्प्लॉय की जो फर्स्ट अपॉइंटमेंट हुआ होगा वो डेट यहाँ पे आपको डालना है। सपोज मेरी नियुक्ति अगर 1990 में हुई होती तो वहाँ पे मैं अपनी फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन में जब मैं आया हुआ हूँ, अपॉइंट हुआ हूँ, उस डेट को यहाँ पे डालना होगा। इसके बाद है डेजिग्नेशन, तो करेंट डेजिग्नेशन जिस पद में अभी कोई एम्प्लॉय है तो वो डेजिग्नेशन यहाँ पे आपको फिल करना है। डेजिग्नेशन ज्वाइनिंग डेट में अभी जो करेंट डेजिग्नेशन है उस पे एम्प्लॉय कब ज्वाइन किया हुआ है वो डेट यहाँ पे आपको फिल करना है। फिर टाइप ऑफ अपॉइंटमेंट है कि किस टाइप का अपॉइंटमेंट हुआ है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है या प्रमोशन बेसिस है या अनुकंपा वगैरह है, इस तरीके से यहाँ पे आप फिल करके भेजेंगे। इसके बाद है अपॉइंटमेंट ऑर्डर डेट, यहाँ पे आपका करेंट डेजिग्नेशन पे जो अपॉइंटमेंट ऑर्डर है उस डेट को यहाँ पे आपको फिल करना है। फिर रोल्स है, रोल्स में याद रखेंगे कि जो कस्टोडियन है हो सकता है वो ही जो है सुपर एडमिन का या पार एडमिन का या फिर IPR मॉड्यूल को मैनेज करने का काम देखता होगा, तो उस तरीके का रोल वहाँ पे आपको असाइन करना होगा। सपोज आपके कोई डीलिंग असिस्टेंट है जो IPR को मैनेज करते हैं और एक डीलिंग असिस्टेंट है जो ACR को मैनेज करते हैं, तो आप पार मैनेजर या IPR मैनेजर का रोल वहाँ पे उस एम्प्लॉय के साथ में लिख सकते हैं, अदरवाइज आप उसको ब्लैंक छोड़ देंगे। फिर आपका अलॉटमेंट ईयर, यहाँ पे आपने जो इन्फॉर्मेशन फिल की होगी ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम डेट में, जब फर्स्ट आपका अपॉइंटमेंट हुआ होगा किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो वहाँ का जो ईयर होगा वहाँ पे आप उसको लिख देंगे। यहाँ पे हम जो बैच लिखते हैं मोस्टली एम्प्लॉयज़ के साथ में कि किस बैच के ऑफिसर हैं, किस बैच के एम्प्लॉयज़ हैं, वो ईयर बस वहाँ पे लिखना होगा आपको। इस तरीके से आप 21 कॉलम की इन्फॉर्मेशन फिल करके भेज देंगे डिपार्टमेंट में। डाउट है इस 21 कॉलम में अब तक तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, गरियाबंद से बोल रहा था। इसमें 2-3 था। इसमें सबसे पहले मोबाइल नंबर जो आपने बताया, मोबाइल नंबर चूंकि उसमें ई साइन और डिजिटल सिग्नेचर का ऑप्शन रहता है, तो मोबाइल नंबर जो होगा आधार से मैप्ड मोबाइल नंबर होगा, लिंक्ड मोबाइल नंबर होगा, राइट? कि हाँ, वही कोई से भी मोबाइल नंबर चले? नहीं, ई साइन सर्विस हम इस्तेमाल करेंगे इस पे और DSC भी यूज करेंगे, तो आप जिस नंबर पे आपका आधार जो मैप होगा उसी को आप भेजेंगे। ठीक है।
अच्छा, डेट ऑफ बर्थ में जो सेपरेटर रहेगा वो सेपरेटर बता दीजिए एक बार। स्लैश है या फिर डैश है? डैश है, ठीक है। इस सर्विस में जो बता रहे थे जैसे कि छत्तीसगढ़ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इसके नीचे जो क्लास 3 और क्लास 4 के लिए क्या लिखेंगे वहां पर? इसमें जो आप ग्रुप सी और ग्रुप डी इस तरीके से लिख सकते हैं। सपोज आप होम डिपार्टमेंट ग्रुप सी, होम डिपार्टमेंट ग्रुप डी, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक गरियाबंद ग्रुप डी, इस टाइप से आप इंफॉर्मेशन आप वहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये वैलिडेशन तो जैसे EMT में वैलिडेशन हुआ है उस टाइप का वैलिडेशन का तो कोई नहीं आएगा ना इसमें, क्योंकि अगर हम एक रुकता रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या लिखना है एग्जैक्ट अगर हमको पता चल जाता तो आपको एक सैंपल दे देंगे, लेकिन ये डेटा इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है कि इसमें वैलिडेशन लगाना पड़े। डेट के अलावा आपको और कोई फील्ड ऐसा नहीं है जिसमें वैलिडेशन रहे। डेजिग्नेशन पे एक वैलिडेशन लगा के हम आपको सैंपल डेटा दे देंगे। पलक, यू कैन स्टार्ट। पलक मैम आपका माइक म्यूट है, ऑन कर लेंगे प्लीज। Yes, please start. Okay, let me share my screen. Okay, so as you already know, Sparrow is Smart Performance Appraisal Report Recording Ordinary Window, जिसके थ्रू आप लोग अपना जो है अपार पूरे ईयर का स्पैरो एप्लीकेशन के थ्रू रिकॉर्ड करेंगे। ऑलरेडी स्पैरो छत्तीसगढ़ में गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ में इम्प्लीमेंटेड है। जस्ट वी आर एडिशनली उन सर्विसेज ऐड करेंगे और अकॉर्डिंग टू द सर्विसेज फॉर्म टाइप ऐड होंगे, जिन फॉर्म्स को यूज करके आप लोग अपना अप्रेजल अपने रिपोर्टिंग या रिव्यूइंग अथॉरिटी को सबमिट करेंगे और वो लोग अपना असेसमेंट देंगे और सेम जो है एप्लीकेशन में क्लोज होगी। और फर्दर आप लोग जो है ये सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली करेंगे। मैनुअली आप लोगों को स्पैरो मतलब अब अपार लिखने की जरूरत नहीं है जिन भी सर्विसेज के लिए फर्दर हम लोग स्पैरो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में। तो दीज आर दी मेन फीचर्स ऑफ द एप्लीकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वर्कफ्लो सेटिंग। वर्कफ्लो सेटिंग इज अ मेजर पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन। इसमें क्या है, आप लोगों को चैनल ऑफ सबमिशन सबमिट करना होता है। फॉर एग्जांपल अगर मेरी पार बननी है तो एज अ अप्रेजी मेरा नाम सेलेक्ट करके जिस भी सो एंड सो असेसमेंट ईयर के लिए मेरा अपार क्रिएट होना है, मेरा उस पीरियड में कौन रिपोर्टिंग था कौन रिव्यूइंग था, ये कस्टोडियन वर्कफ्लो में सेट करेगा और उसी चैनल में फिर जो है वो पर्टिकुलर पार मूव होगी। तो विदाउट सेटिंग वर्कफ्लो आप लोगों का जो पार मूवमेंट है वो डिफिकल्ट है स्पैरो एप्लीकेशन में। सेकंड है ऑथराइजेशन एंड असेस रोल। तो ओनली ऑथेंटिकेशन। जी पीपीटी नहीं दिख रहा है मैम, एक्चुअली पीपीटी नहीं दिख रहा है। यस PPT is visible but it is blurred. ओके, इसमें क्या कर सकती हूँ नहीं पता। क्या मैं इसका साइज हाँ कर सकते हैं। हाँ
जी अब थोड़ा ओके। क्लियर है? प्राइवेट लोगों को भी करते हैं ये संवाद सब प्राइवेट लोग कोई इशू नहीं। Or other than they can share in the group so that everybody can see on his mobile. सर लैपटॉप और मोबाइल पे प्रॉपर विजिबल है। मुझे नहीं पता स्क्रीन में क्या इशू है, बट यहाँ पे Yeah, सब it कुछ is दिखा रहा visible है। in mobile and laptop. You can continue. Okay. So authorization and access role is कि only authentic person will be able to log in into the application. आपकी गवर्नमेंट आईडी जो है वो एप्लीकेशन में मैप होनी चाहिए, उसी के बाद आप लोग एप्लीकेशन एक्सेस कर पाएंगे। और अगर आप लोग अपने जीमेल या याहू आईडी से ट्राई करेंगे कि स्पैरो एप्लीकेशन एक्सेस हो जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। दैट इज ऑथराइजेशन एंड असेस रोल। और डॉक्यूमेंट अपलोड ऑप्शन की स्पैरो में हमारे पास हर लेवल पे 3 MB तक का रेफरेंस अपलोड करने का ऑप्शन होता है, जिसके थ्रू आप लोग अपना मेडिकल सर्टिफिकेट या फिर कोई अचीवमेंट सर्टिफिकेट है या फिर कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है आपकी अपार के लिए, तो वो लोग आप अपलोड कर सकते हैं और वो हर लेवल पे अवेलेबल है ऑप्शन। उसका कुछ रिस्ट्रिक्शन है, जो कि मैक्सिमम साइज जो है मेरा 3 MB रहता है और पीडीएफ जो है पीडीएफ फॉर्मेट में आप लोग वो अपलोड कर सकते हैं फाइल। ओके, थर्ड इज डिजिटल साइनिंग एंड ई साइनिंग। तो अभी छत्तीसगढ़ एप्लीकेशन में दोनों ही चल रहे हैं। डिजिटल साइन इज डोंगल बेस्ड साइनिंग एंड ई साइन इज हस्ताक्षर आधार बेस्ड साइनिंग। तो आप लोग दोनों ही यूज करके एप्लीकेशन में अपार साइन कर सकते हैं और एक ये मैंडेटरी है साइनिंग पार में, बिकॉज इट्स अ गवर्नमेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। तो ईच एंड एवरी स्टेट शुड बी साइन। तो उसमें आपको या तो डीएससी आपके पास होना चाहिए, नहीं तो आपको अपना आधार नंबर से स्पैरो एप्लीकेशन में रजिस्टर करना होगा और आपको एप्लीकेशन में साइनिंग करके आप अपना पार नेक्स्ट लेवल पे भेज सकते हैं। ऑनलाइन पार जनरेशन इज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ वर्कफ्लो सेटिंग। जब आप लोग वर्कफ्लो सेट कर लेते हैं ऑफिसर का, तो वो ही इनफ नहीं है। उसके बाद आप लोगों को पार जनरेट करके, जो कि मे बी आपका पर्सनल सेक्शन करता होगा या एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन करता होगा, वो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करता है। छत्तीसगढ़ में आई गेस एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन करता है। तो ऑनलाइन पार जनरेशन जो है आपके वर्कफ्लो क्रिएशन का एक जनरेशन होगा, जिसमें आपकी उस ऑफिसर की पार को एक स्पेसिफिक आईडी मिल जाएगी, जो किसी भी ऑफिसर के लिए सेम नहीं है। और जैसे ही वो आईडी मिलेगी, वैसे ही आपके फॉर्म का बेसिक सेक्शन, जिसमें आपकी कुछ प्री डिफाइंड डिटेल्स होती है, नेम, डेजिग्नेशन, आप लोगों का क्या कहते हैं डेट ऑफ बर्थ, कुछ इंफॉर्मेशन जो हम लोग स्टोर कराते हैं, वो ऑटो फैच होके आती है। और रिमेनिंग डिटेल्स जो कि लीव डिटेल होती है, किसी किसी में पे स्केल होता है या फिर कोई भी डिटेल होती है, इस टाइप की डिटेल आपके बेसिक इन्फॉर्मेशन पे आपके एडमिनिस्ट्रेटिव में पर्सनल सेक्शन फिल करेगा और उसे रिस्पेक्टिव अप्रेजी को सेंड कर देगा। तो दिस इज ऑनलाइन पार जनरेशन। सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस एंड डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन इज वी हैव सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस। जैसे कि आपके सीनियर ऑफिशियल्स होते हैं, उनके रिपोर्टिंग या रिव्यूइंग को या तो आईएएस होता है, आईपीएस होता है, एफएस होता है, मिनिस्टर्स होते हैं। इस केस में उन्हें मैनुअली पार सबमिट करने की जरूरत नहीं है। वो लोग इलेक्ट्रॉनिकली भी उन ऑफिसर्स को नाम सेलेक्ट करके एज अ रिपोर्टिंग और रिव्यूइंग अथॉरिटी पार को जो है इलेक्ट्रॉनिकली उन ऑफिसर्स को दे सकते हैं। हमारे कुछ मिनिस्टर्स भी हैं जो ऑनलाइन स्पैरो एप्लीकेशन में पार भरते हैं और कुछ मिनिस्टर्स ऐसे भी हैं जो बोलते हैं कि हम ऑनलाइन नहीं भरेंगे। उस केस में हम लोग उनसे मैनुअली पार लिखवाते हैं और हमारे पास एक प्रोविजन है कि कस्टोडियन उनके बिहाफ पे जो है वो पार स्पैरो एप्लीकेशन में अपलोड कर सके। और इसमें सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस वाला क्या पार्ट है, वो ये है कि हमारे पास सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है। इट मींस यू कैन सेलेक्ट एनी सर्विस ऑफिसर एज अ रिपोर्टिंग रिव्यूइंग अथॉरिटी, but decentralized administration is you can't update those officer details into the EMD application. Like you can't update any information related to IAS officer, but you can select them as a reporting reviewing authority. Delegation authority and permission is we have a auto access privileges through which, as I already told you, अगर आपका मिनिस्टर आपको इलेक्ट्रॉनिक मोड में लिखने के लिए मना कर रहा है, तो उसके लिए आपका पार मूवमेंट नहीं रुकेगा। आप उस पर्टिकुलर लेवल पे आपका कस्टोडियन डेलीगेशन को यूज करेगा और मिनिस्टर से जो है आपका पार लिखवा के पेपर पे उसको स्पैरो एप्लीकेशन पे उस लेवल में अपलोड कर देगा। तो ये हमारे पास मतलब स्टेज डेलीगेशन का हमारा प्रोविजन है और ओनली ऑथेंटिक पर्सन विल बी एबल टू डू दैट, हु इज नोडल ऑफिसर, कस्टोडियन फॉर द ऑफिसर। लिंकेज टू ई ऑफिस पीएमएस, जिन एप्लीकेशंस में ई ऑफिस ऑलरेडी चल रहा होता है उसमें हमें उनसे डेटा एडिशनल लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम लोग ई ऑफिस से ही डेटा पीएमएस में लेके स्पैरो में लेके आते हैं
और सेकंड थिंग, अगर आप ई ऑफिस एप्लीकेशन ऑलरेडी यूज करते हैं तो हम लोग सिंक भी रखते हैं ई ऑफिस के साथ, कि जैसे कि आपने किसी XYZ ऑफिसर का नेम या डेजिग्नेशन या फिर डेट ऑफ बर्थ ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन करेक्ट किया, तो आपको उसे दो जगह पे अपडेट करने की जरूरत नहीं, इट विल ऑटोमेटिकली गेट आई कैन से सिंक्ड इनटू द स्पैरो एप्लीकेशन आल्सो। अलर्ट एंड नोटिफिकेशन इज, अगर आप लोगों के पास ईमेल और SMS सर्विस है और हमने वो अनेबल कर रखी है या कॉन्फ़िगर कर रखी है एप्लीकेशन में, तो पार मूवमेंट पे आपके पास एक अलर्ट आता है थ्रू SMS और ईमेल कि आपकी सो एंड सो पार हैज बीन सबमिटेड टू योर रिपोर्टिंग अथॉरिटी और रिव्यूइंग अथॉरिटी, या अब आपकी लास्ट डेट है सबमिशन की, तो आप अपनी प्लीज पार फिल कर दीजिए। इस टाइप की नोटिफिकेशन स्पैरो से ऑटो जनरेट होके या फिर पार सबमिशन के टाइम पे आपको मिलते रहते हैं। ये हमारा स्पैरो का कंप्लीट प्रोसेस है। दिस हॉरिजॉन्टल पार्ट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कस्टोडियन, जिसमें वो असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करता है, उसके बाद ऑफिसर का नाम सेलेक्ट करता है जिसकी पार बननी है, उसका वर्क स्टेटस सेलेक्ट करता है जो कि NRC, वर्किंग, ट्रेनिंग, लीव कुछ भी हो सकता है। उसके बाद उसका चैनल ऑफ सबमिशन डिसाइड करता है कि उसका रिपोर्टिंग रिव्यूइंग कौन रहेगा, और वर्कफ्लो क्रिएट करने के बाद पार जनरेट करता है। उसके बाद ये जो वर्टिकल वाला पार्ट है, इन सभी लेवल्स पे सभी ऑफिसर्स की सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बिफोर टारगेट डेट वो अपनी अपार को फिल करें और टाइमली अपने जो है नेक्स्ट लेवल पे उसे सबमिट करें। उसके बाद जो पार है वो जो कस्टोडियन है वो डिस्क्लोज करता है ऑफिसर को, कि ऑफिसर देख पाए कि उसके रिपोर्टिंग और रिव्यूइंग में उसे क्या कमेंट्स और ग्रेड्स दिए हैं। जैसे ही पार ऑफिसर को डिस्क्लोज होती है, उसके पास दो ऑप्शन आते हैं। पहला ऑप्शन होता है उनके पास जो है वो एक्सेप्ट करने का, अगर वो सेटिस्फाइड है तो वो अपनी पार को एक्सेप्ट कर सकते हैं, और अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो वो स्पैरो एप्लीकेशन में ही रिप्रेजेंटेशन फाइल कर सकते हैं। और रिप्रेजेंटेशन फाइल करते ही हमारे पिक्चर में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का रोल आ जाता है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इज द सीनियर मोस्ट अथॉरिटी इनटू द एप्लीकेशन। तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसके बाद डिसाइड करता है कि उसकी पार में ग्रेड बढ़ने हैं, कम होने हैं, या एज इट इज रहनी है। तो ये एक यहाँ पे आप चीज देख सकते हैं कि यहाँ पे वो जैसे ही ऑफिसर एक्सेप्टेंस पे आई है, अगर वो एक्सेप्ट करेगा तो पार कस्टोडियन के पास जाके डोजियर में चली जाएगी, क्लोज हो जाएगी, और अगर वो पुट फॉर रिप्रेजेंटेशन करेगा तो वापस से उसी प्रोसेस पे पार चलेगी। सॉरी, स्क्रीन चेंज हो गई। अगर वो रिप्रेजेंटेशन फाइल करेगा तो वापस से सब कुछ दोबारा होगा, वर्कफ्लो क्रिएट होगा, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऐड होगी, और वापस से सारी अथॉरिटीज के पास बात दोबारा से जाएगी। अगर उन्हें अपने ग्रेड और कमेंट्स रिवाइज करने हैं या फिर एडिट रखने हैं, तो वो अपने कमेंट्स देके उस पार पे एक्शन ले सकते हैं। ये कुछ हमारे बेसिक रोल्स हैं, लाइक पार कस्टोडियन ओवरऑल, जिसे सर्विस कंट्रोलिंग अथॉरिटी रोल भी कहते हैं। कंट्रोलिंग अथॉरिटी रोल क्या होता है कि आप लोग के यूजर एंड पे हमारे को कोई भी अपडेशन के लिए रिक्वेस्ट आती है, तो वो तब तक हम लोग एप्लीकेशन में नहीं करते हैं जब तक हमें कंट्रोलिंग की अप्रूवल नहीं मिल जाता। सेकेंड थिंग, जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी होते हैं वो डोजियर मेंटेन करते हैं सारी सर्विसेज का, क्योंकि सर्विस में हर लेवल के ऑफिसर होते हैं और कोई भी सीनियर लेवल ऑफिसर नहीं चाहता कि उसका जूनियर लेवल ऑफिसर उसकी अपार देखे। तो हम लोग ये क्लोज पार है वो या तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी को दिखाते हैं या फिर ऑफिसर खुद अपनी क्लोज पार देख सकता है। तो यही दो लोग जो है सर्विस में पार को एक्सेस कर सकते हैं, क्लोज पार को। बाकी इसमें कुछ डिपार्टमेंट डिस्क्रिप्शन भी रहता है कि उसे ये चीजें कैसे मैनेज करनी है। तो ये उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेंटेन डोजियर फॉर ऑल दी ऑफिसर्स। एक उनके पास पूरी कंप्लीट सर्विस का डैशबोर्ड आता है, लाइक अगर उनके पास मल्टीपल ऑफिसेज हैं, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दिल्ली में भी कोई ऑफिस है, कहीं और भी ऑफिस है, ये उन केसेस में होता है कि वो पूरा कंप्लीट डैशबोर्ड मेंटेन करते हैं और देखते हैं कि मेरी किस ऑर्गेनाइजेशन में पार का क्या स्टेटस चल रहा है। तो ये भी एक कंट्रोलिंग के पास होता है ऑप्शन। उसकी चौथी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है माइग्रेशन ऑफ अ पार। अगर इन एनी केस माइग्रेशन नहीं हो रहा है, मतलब ड्यू टू XYZ रीजन किसी ऑफिसर की पार इलेक्ट्रॉनिकली नहीं फिल हो पा रही है, तो हम उस कंप्लीट पार को माइग्रेट करते हैं स्पैरो एप्लीकेशन में माइग्रेशन अथॉरिटी रोल से, और प्रीवियस ईयर की पार्स भी जो है वो हमारी माइग्रेट हो जाती है स्पैरो एप्लीकेशन में। जस्ट सेकेंड। हाँ जी हेमा जी। हाँ, मैंने प्रियांक को पार सर्विस कंट्रोलिंग अथॉरिटी रोल या फिर पार कस्टोडियन ओवरऑल रोल एक्सप्लेन किया था। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट रोल है वो पार कस्टोडियन सेंट्रल या स्टेट रोल है। तो आप लोगों की क्योंकि स्टेट सर्विसेज हैं, यू विल यूज पार स्टेट कस्टोडियन रोल प्राइमरी। और इसमें क्या होता है कि ऑफिसर जो है पार ऑफिसर की बनाता है, ऑफिसर को वर्कफ्लो सेट करके जनरेट करता है पार, और उसको आगे सेंड करता है रिस्पेक्टिव ऑफिसर को फॉर फर्दर प्रोसेस।
PAR manager is a helping hand for PAR custodian. वो जैसे मान लीजिए आपकी किसी ऑर्गेनाइजेशन में 1000 ऑफिसर्स और आपकी जो है टारगेट डेट वो 15 अप्रैल की है, तो 1000 ऑफिसर्स की पार 15 दिन में बनाना डिपार्टमेंट के लिए डिफिकल्ट हो जाता है, तो हम लोग उनको पार मैनेजर मतलब वो लोग ऑफिसर जो है पार मैनेजर भी नॉमिनेट करते हैं। वो पार कस्टोडियन की हेल्प करता है वर्कफ्लो सेट करने में, और पार कस्टोडियन को वर्कफ्लो जो है ऑफिसर्स का सेट करके देता है, फिर पार कस्टोडियन उसे अपने लेवल पे वेरीफाई करते हैं कि वर्कफ्लो सही बना है कि नहीं, उसे नेक्स्ट लेवल पे सेंड कर देते हैं। Officer, reporting authority, reviewing authority, accepting authority, they all have same responsibility as I already told you कि अपना टाइमली जो है अपना पार्ट फिल करें और उसे नेक्स्ट लेवल पे सबमिट कर दें बिफोर टारगेट डेट्स। लास्ट हमारा जो रोल है वो ईएमडी मैनेजर रोल है। ईएमडी मैनेजर रोल इज डेटाबेस मैनेजर। अगर इन एनी केस आपका डेट ऑफ बर्थ एप्लीकेशन में रॉन्ग है या आपकी नेम की स्पेलिंग रॉन्ग है या कोई भी XYZ इन्फॉर्मेशन आपको अपने डेटाबेस में अपडेट करानी है, जो कि हम लोग स्पैरो में स्टोर कराते हैं सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन, तो आप अपने रिस्पेक्टिव ईएमडी मैनेजर जो भी नॉमिनेट हुआ है उसको कांटेक्ट करके वो डिटेल्स जो है अपनी अपडेट करा सकते हैं। और अगर आपका इंटरनली कहीं ट्रांसफर भी हुआ है, जैसे आप ग्रुप बी से ग्रुप ए ऑफिसर बन गए हैं या फिर ग्रुप ए ऑफिसर में भी आपके पास मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस है, उसमें आपको इधर से उधर ट्रांसफर करना है, तो ये कुछ बेसिक अपडेशन जो है वो ईएमडी मैनेजर कर सकता है। हमारे पास दो टाइप के वर्कफ्लो हैं। स्टैंडर्ड पे सब ऑफिसर्स की पार चलती है। रिप्रेजेंटेशन में सिर्फ ओनली ऑफिसर्स की पार का मूवमेंट होता है जो रिप्रेजेंटेशन फाइल करते हैं, जिन्हें अपनी पार में कोई इश्यू होता है। रेफरल जो है, रेफरल बोर्ड हमारा थर्ड जो है वो अंडर डेवलपमेंट है। अभी कुछ डिपार्टमेंट से हमें रिक्वेस्ट थी कि रेफरल बोर्ड उन्हें स्पैरो में चलाना है, तो वो अभी अंडर प्रोसेस है, उसे हमने ऑन बोर्ड नहीं किया स्पैरो एप्लीकेशन में। तो ये अभी फिलहाल मेजरली लाइफ पे हमारे स्टैंडर्ड और रिप्रेजेंटेशन ही चल रहे हैं। ये हमारे स्पैरो एप्लीकेशन में सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं जो ऑलरेडी छत्तीसगढ़ एनआईसी ऑफिसर्स को पता है कि हमें एनआईसी ईमेल आईडी चाहिए ऑफिसर की अपने एप्लीकेशन में अपडेट करने के लिए। एम्प्लॉय डेटा चाहिए होगा जो ऐड होगा स्पैरो एप्लीकेशन में। डीएससी आप लोगों के पास होनी चाहिए अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं डीएससी यूज करने का, या फिर आधार बेस्ड साइनिंग आप कर सकते हैं। तो दोनों प्रोविजन है, तो ये आपके पास होना चाहिए अवेलेबल, इनमें से एटलीस्ट एक, और अगर दोनों भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। वर्कफ्लो आप लोगों का आपके कस्टोडियन सेट कर दे, उसके बाद ही पार मूवमेंट हो पाएगा। उसके ऑनलाइन पार जनरेशन भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कस्टोडियन की कि वो ऑनलाइन पार जनरेट करे, और सबमिशन जो है फिर वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में हो। तो ये एक स्पैरो एप्लीकेशन का ब्रीफ था। अगर इसके रिलेटेड आपकी कोई क्वेरीज आप पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं डेमो पे स्विच करूंगी। पलक जी, आपने स्टार्टिंग में जो सेकंड स्लाइड थी उसमें बताया था PIMS डेटा माइग्रेशन के बारे में। उसमें क्या, जैसे ई फाइल में जो हमारा डेटा है वो डेटा हम यहाँ पे माइग्रेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं स्पैरो के लिए। बिल्कुल। अच्छा, उसके क्या क्या पैरामीटर्स होंगे? उसके पैरामीटर सर ये होंगे कि वो सारे ही यूजर्स जो हैं आपके ये फाइल के वो स्पैरो यूज करते होने चाहिए। अगर आपको कुछ एक्सक्लूड कराना है तो आपको हमें बताने पड़ेंगे, क्योंकि हम लोग पूरा डेटा लेके आते हैं। ई फाइल से स्पैरो की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, मैं वही कह रही हूँ। ई फाइल में मान लीजिए, क्योंकि कुछ डिपार्टमेंट ऐसे भी होते हैं जो स्पैरो कम यूजर्स को यूज करवाते हैं, लेकिन ई ऑफिस उनके 10,000 यूजर है पर स्पैरो उनमें से 5,000 ही यूज करते हैं, तो ऐसे भी केसेस बनते हैं। तो अगर आपका बिल्कुल यूजर काउंट सेम है तो हम एज इट इज उसको माइग्रेट कर सकते हैं। कम होगा उस केस में तो। और इसमें मुझे एक चीज और पूछनी है कि आप लोगों का ई ऑफिस न्यू PIMS पे चला गया? ये न्यू PIMS एप्लीकेशन नहीं, अभी ओल्ड वर्जन पे ही है हमारा। ओल्ड पे ही है, तो ये इजी रहेगा, क्योंकि बहुत जल्दी हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे आपसे ये PIMS भी माइग्रेट करने के लिए। तो अगर उससे ही पहले डेटा माइग्रेशन हो गया तो डेटा आ जाएगा, लेकिन अगर कोई भी एक एप्लीकेशन ई ऑफिस या स्पैरो में से कोई भी एप्लीकेशन न्यू पे चली गई पहले, क्योंकि हम लोग भी अपनी बैचेस में सारी एप्लीकेशन न्यू पे भेज रहे हैं, तो उसके बाद थोड़ी डिफिकल्टी आएगी। ठीक है, अभी माइग्रेट तो नहीं हुआ है। अभी नहीं हुआ तो अभी तो कर सकते हैं। तो एक बार इसमें डिस्कशन कर लीजिएगा कि यूजर बेस सेम है कि नहीं। अगर यूजर बेस सेम नहीं है तो फिर आपको अलग से डेटा देना पड़ेगा। अगर सेम है तो हम एज इट इज डेटा उठा लेते हैं ई फाइल से। डेटाबेस सेम नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें जो संविदा और जो रिटायर्ड लोग हैं या कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हैं वो भी ऑफिस में ऑनबोर्डेड हैं, बिकॉज दे राइट नोट शीट्स।
बट स्पैरो में जो सिर्फ ACR लिखते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या संविदा में, वही बस रहेंगे। तो डेटाबेस में डिफरेंस आएगा, कम होगा वो। स्पैरो विल बी सबसेट ऑफ ई-ऑफिस। अच्छा, तो ये एक बार आप लोगों को देखना पड़ेगा, फिर मुझे बताना पड़ेगा। वो वो कैसे हम लोग डिफरेंशिएट डिस्कस कर लेंगे बाद में। नहीं, और उसके लिए प्री रिक्विजिट्स क्या है माइग्रेशन के लिए? आपको कुछ किसी फिक्स टेम्पलेट में हमको डेटा देना होगा क्या? भाई टेम्पलेट तो मैंने शेयर कर रखा है ना आपसे। उसी टेम्पलेट में? हाँ बिल्कुल, अभी ओल्ड पे है तो वही नहीं, वो टेम्पलेट तो चलता है। न्यू के लिए है, वो न्यू के लिए है ना। बट जैसे सपोज हमारा जो एग्जिस्टिंग डेटा है ई फाइल में, उसको हमको माइग्रेट करना है यहाँ पे। उसको माइग्रेट करना है तो उसमें एम्प्लॉय कोड आप यूनिक है। यस, यूनिक है। हेलो, उसके लिए मुझे ज्यादा डेटा नहीं चाहिए होगा। मैं आपको 3-4 अभी वो एक ध्यान से और दोबारा सुन लीजिए रोल्स का। पहला हमारा रोल है सर्विस कंट्रोलिंग अथॉरिटी रोल, और आई कैन से पार कस्टोडियन ओवरऑल रोल। इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? इनकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक तो ये डोजियर मेंटेन करते हैं पूरी सर्विस का। हम लोग अलाउ नहीं करते हैं कि हर ऑफिसर हर किसी की पार देख सके, तो ओनली कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो है वो क्लोज पार देख सकता है ऑफिसर्स पूरे सर्विस में किसी की भी। जैसे कि अभी छत्तीसगढ़ में 3 सर्विसेज चल रही हैं। पुलिस सर्विस चल रही है, छत्तीसगढ़ पुलिस सर्विस, छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट सर्विस और छत्तीसगढ़ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो एडमिनिस्ट्रेटिव वाले अपना पार मेंटेन करते हैं, पुलिस सर्विस वाले पुलिस का पार मेंटेन करते हैं, और फॉरेस्ट वाले फॉरेस्ट का पार मेंटेन करते हैं। तो फॉरेस्ट ऑफिसर्स जो हैं वो पुलिस वाले ऑफिसर्स की पार नहीं देख पाते हैं, लेकिन इंटरनली भी पुलिस ऑफिसर्स जो है वो एक दूसरे की पार नहीं देख पाते हैं। ओनली कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो है पुलिस सर्विस का, वो पार देखता है सारे ऑफिसर्स की। और फ्यूचर में कोई डीपीसी होनी है, प्रमोशंस होनी है, तो सिस्टम से पार वही निकालते हैं। आपकी 5 साल की या जितने भी साल की पार रिक्वायर्ड होती है, तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी निकालते हैं, रखते हैं, उसको मेंटेन करते हैं। और ऑफिसर को खुद को भी अपनी क्लोज पार दिखती है। लाइक जैसे फॉर एग्जांपल मेरी पार है और मेरी पार क्लोज हो गई है, तो मैं अपनी क्लोज पार देख पाऊंगी, और मेरे कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो है वो श्रीकांत सर है, तो श्रीकांत सर मेरी क्लोज पार देख पाएंगे, और शायद आपकी भी देख पाएंगे। उसके अलावा कोई भी और किसी की भी पार नहीं देख सकता। तो ये तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डोजियर मेंटेन करेगा। दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो माइग्रेट करते हैं पार को एप्लीकेशन में। बहुत सारी सर्विसेज अपने प्रीवियस ईयर की जो क्लोज पार्ट्स हैं उसे स्पैरो एप्लीकेशन में स्टोर कराती हैं, तो वो जो माइग्रेशन होता है वो भी कंट्रोलिंग अथॉरिटी के अकाउंट से होता है। या फिर किसी भी XYZ रीजन से कोई करंट की पार भी आप लोग नहीं लिख पा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मोड में, तो वो भी आपका जो है स्टोर होता है। कहाँ से? उसे माइग्रेट होता है, वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी के अकाउंट से माइग्रेट होता है। तीसरी चीज है डैशबोर्ड व्यू। डैशबोर्ड व्यू में क्या है कि अगर मान लीजिए जैसे कि आपकी छत्तीसगढ़ में तो एक ही ऑर्गेनाइजेशन चलती है, छत्तीसगढ़ सर्विस। जो हमारी सेंट्रल सर्विसेज है उसमें बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन चलती है, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स चलती है, चाइल्ड डेवलपमेंट चलती है, या फिर क्या कहते हैं एग्रीकल्चर चलती है। तो एक ही सर्विस का ऑफिसर होता है बट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में होता है। इन केसेस में जो डैशबोर्ड व्यू होता है वो इम्पोर्टेंट होता है कि आप वो लोग एक ही जगह से बैठ के देख सकते हैं कि किस ऑर्गेनाइजेशन में क्या चल रहा है। बट क्योंकि छत्तीसगढ़ में एक ही ऑर्गेनाइजेशन चल रही है अभी 3 सर्विसेज में, तो उसमें ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आती है मैनेज करने में। लेकिन फर्दर आप लोगों की जो नई सर्विसेज जाएंगी, अगर उसमें मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, किसी सर्विस के अंदर ऑफिसर जो है मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन पे पोस्टेड होगा, उस केस में डैशबोर्ड व्यू कंट्रोलिंग को हेल्प करेगा कि वो सारी पार्ट्स को देख सके कि मेरी किस ऑर्गेनाइजेशन में पार मूवमेंट कैसा चल रहा है, और कहाँ पे कितनी पेंडेंसी है, कितनी बार जनरेट हो गई, कितनी पेंडिंग है, वो सब कुछ देख सकता है। तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई सर्विस कंट्रोलिंग अथॉरिटी या फिर आई कैन से पार कस्टोडियन ओवरऑल की। मेरा सेकंड रोल है पार स्टेट कस्टोडियन, जो है प्राइमरी या फिर ऑल्टरनेट। ये कस्टोडियन जो होता है इसे नोडल ऑफिसर भी कहते हैं। इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये वर्कफ्लो बनाता है ऑफिसर्स की। मतलब छत्तीसगढ़ जो भी नई सर्विसेज जा रही है उनमें लाइव वर्कफ्लो जो बनाएंगे ऑफिसर्स का, वो यही बनाएगा पार सेंट्रल कस्टोडियन, जिसको भी मिला होगा, और वो वर्कफ्लो बना के उसे भेजेगा ऑफिसर्स को, और उनके जो है फर्दर सबमिशन उसी के बाद स्टार्ट होगा।
अब पार कस्टोडियन के अंदर बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे ऑफिसर पोस्टेड होते हैं और विद इन टारगेट डेट जो है वर्कफ्लो क्रिएशन डिफिकल्ट होता है। उसके लिए हमने थर्ड रोल दे रखा है, पार मैनेजर रोल। पार मैनेजर जो होता है वो हेल्पिंग हैंड होता है पार कस्टोडियन का, नोडल ऑफिसर का, जो क्या करता है वर्कफ्लो बना देता है ऑफिसर्स के, लेकिन उन वर्कफ्लो को वेरीफाई पार कस्टोडियन ही करता है। और उसके बाद उसका काम है जनरेशन करना, जनरेशन करने के बाद उसे आगे भेजना। तो ये काम है कस्टोडियन का, और पार मैनेजर उसकी हेल्प करता है वर्कफ्लो सेटिंग में। चौथा रोल है, चौथा कोई रोल नहीं है, ये ऑफिसर रिपोर्टेड अपॉन रिपोर्टिंग अथॉरिटी, रिव्यूइंग अथॉरिटी और एक्सेप्टिंग अथॉरिटी, इन सबकी सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टाइमली अपना लेवल भरे और उसे नेक्स्ट उस पे सबमिट कर दें। पांचवा मैंने आपको ईएमडी मैनेजर का रोल बताया था। ईएमडी मैनेजर जो है वो डेटाबेस मैनेजर होता है। अगर ऑफिसर की कोई भी इंफॉर्मेशन लाइक उनका डेट ऑफ बर्थ, नेम की स्पेलिंग गलत है, डेट ऑफ बर्थ रॉन्ग है, उनको इंटरनली ऑर्गेनाइजेशन चेंज करनी है या कहीं और पोस्टिंग हो गई है, वो ये सब बेसिक अपडेशन जो है वो ईएमडी मैनेजर अकाउंट से हो सकते हैं। तो होप अब आप लोगों को रोल्स की थोड़ी क्लैरिटी होगी। दो ये हैंड्स ऑन प्रोसेस है, जैसे जैसे आप लोग एप्लीकेशन यूज करेंगे आप लोगों को और क्लैरिटी आएगी एप्लीकेशन की। ये मैंने जो आपको अभी रोल बताया था, पार्थ स्टेट कस्टोडियन के अकाउंट से मैंने लॉगिन किया हुआ है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डैशबोर्ड व्यू कैसा दिखता है। टोटल 13 ऑफिसर्स पोस्टेड हैं, जिनमें 18 पार जनरेट हुई है, 7 पार अभी तक क्लोज हुई हैं, 8 पार इन प्रोसेस हैं, 8 पार अभी तक इन प्रोसेस हैं। जो पार नहीं जनरेट हुई हैं वो 4 पार हैं, और अब ऐसा 0 वर्कफ्लो है जो अभी तक क्रिएट नहीं हुआ। अब यहाँ पे असेसमेंट ईयर भी आ रहे हैं, 24, 25, 25, 26, 23, 24, 17, 18, जितने भी एक्टिव असेसमेंट ईयर होंगे वो आपके यहाँ पे आएंगे और आप उनके थ्रू डैशबोर्ड का व्यू देख सकते हैं। तो ये हमारा डैशबोर्ड व्यू है, और अब जब इन पे काउंट पे भी क्लिक करते हैं तो आपको फर्दर डिटेल्स एक्सेल वाइज मिल जाती है, और ये आप एक्सेल फॉर्म में डाउनलोड भी कर सकते हैं। फ्यूचर में अगर आपको किसी के साथ शेयर करना है या देखना है तो आप ये कर सकते हैं। सेकंड हमारा है इनबॉक्स। इनबॉक्स में जो टैब होते हैं ये अकाउंट टू अकाउंट वेरी करते हैं। यूजर के पास सिर्फ माई पार और असेस पार आता है, लेकिन क्योंकि मैंने कस्टोडियन के अकाउंट से किया हुआ है लॉगिन, उसमें जो है मल्टीपल टैब्स आ रहे हैं। माई पार में मेरी खुद की बार आएगी, जिसमें मैं अप्रेजी या ऑफिसर रिपोर्टेड अपॉन हूँ, जिसमें मेरा अप्रेजल मुझे अपना लिखना है। तो माई पार में मेरी खुद की पार्स आएंगी। असेस पार में अगर मैं किसी पार में रिपोर्टिंग रिव्यूइंग अथॉरिटी हूँ तो वो पार्ट मेरे पास असेसमेंट के लिए असेस पार टैब में आएंगी। ये असेस पार में आ रही है। मैनुअल प्रोसेस में जैसा कि मैंने बताया कि हमारे पास डेलीगेशन का एक ऑप्शन होता है। मेरे रिव्यूइंग अथॉरिटी ने ऑनलाइन भरने से मना कर दिया पार, मैं उनको फोर्स नहीं कर सकता कि आप मेरी पार इलेक्ट्रॉनिक मोड में भरो। तो क्या कर सकता है कस्टोडियन, उनसे लिखवा सकता है पेपर पे और उसको फिर मैनुअली रिव्यूइंग अथॉरिटी के बिहाफ पे अपलोड कर सकता है। तो वो जो है मैनुअल डेलीगेशन जो कस्टोडियन ने यूज किया है, वो मैनुअल डेलीगेशन यूज करके पार जो है मैनुअल प्रोसेस टैब में आती है। लास्ट है प्रोसेस टैब। जब पूरा प्रोसेस खत्म हो जाता है, रिपोर्टिंग हो गया, रिव्यूइंग हो गया, एक्सेप्टिंग ने अपने ग्रेड्स दे दिए, सब कुछ हो गया, तो पार्ट डिस्क्लोज करते हैं ऑफिसर को या फिर क्लोज करते हैं। इन दोनों ही केसेस में जो पार है वो प्रोसेस टैब में आती है। और ये जो दोनों टैब्स है, मैनुअल प्रोसेस टैब या फिर प्रोसेस टैब, ये कस्टोडियन के अकाउंट में आते हैं, नॉर्मल यूजर के अकाउंट में नहीं आते हैं। सेम ऑप्शन आपको सेंट में मिलेंगे। जो पार्ट आपके अकाउंट से सेंट हुई है उनका सेग्रीगेशन जो है वो आप लोग सेंड टैब में देख सकते हैं कि वो आपकी खुद की पार आपने सेंड की थी या किसी की पार में असेसमेंट करके सेंड किया था। ये सब डिटेल्स आप लोग आगे सेंड ऑप्शन से देख सकते हैं। असेस पार कितनी बार आपके अकाउंट से जनरेट हुई है, कितनी प्रोसेस टैब में आपके अकाउंट से आपने सेंड की है, कितनी फोर्स फॉरवर्ड हुई है आपके अकाउंट से, या कितना मैनुअल प्रोसेस आपका जो है यूज हुआ है किन किन पार्ट्स में, ये सारी डिटेल्स आप यहाँ से देख सकते हैं। तो सेंड का ये है। यूजर असिस्टेंस जो है वो यूजर्स के लिए है। ट्रैक योर अपार, अपनी खुद की पार अगर आपको ट्रैक करनी है कि कहाँ पे पेंडिंग है वो इस टाइम पे,
तो ट्रैक योर अपार ऑप्शन से आप ट्रैक कर सकते हैं। ई साइन लॉग्स में आप अपने लॉग्स चेक कर सकते हैं। अगर कोई ई साइन इशू आ रहा है तो वो लॉग्स आप अपने LIC के साथ शेयर भी कर सकते हैं, सो दैट वो आपको हेल्प कर पाए उस इशू को रिजॉल्व करने में। क्रिएट सेल्फ वर्कफ्लो और सेल्फ पार जनरेशन, ये हम लोग नई सर्विसेज में अनेबल करके देते नहीं है। इसमें ऑफिसर के खुद की पार बना सकता है, लेकिन हम लोग ये नई सर्विसेज में कॉन्फ़िगरेबल ऑप्शन है तो हम देते नहीं है, क्योंकि हम कहते हैं कि पहले ईयर में कस्टोडियन ही पार बनाएगा और ऑफिसर को सेंड करेगा। तो ये लेकिन एक प्रोविजन जरूर हमने दे रखा है कि ऑफिसर खुद की पार बना सकता है, लेकिन वो खुद की पार तो बना सकता है, पर कस्टोडियन उस पार को वेरीफाई करेगा और उसे वेरीफाई करने के बाद उसे आगे जनरेट करके ऑफिसर को भेजेगा भरने के लिए। डेटा एरर रिपोर्ट है, अगर मान लीजिए हमारे स्पैरो में प्रोविजन है आपकी बेसिक डिटेल पे कोई इन्फॉर्मेशन आपकी कस्टोडियन ने रॉन्ग भर दी, आपको उस इन्फॉर्मेशन को करेक्ट कराना है, तो आपके पास डेटा एरर फाइल करने का ऑप्शन होता है, जिसमें आप लिख सकते हैं कि ये सो एंड सो इन्फॉर्मेशन करेक्ट है और इसे ठीक कर दीजिए। तो वो डेटा एरर रिपोर्ट पे आपके कस्टोडियन ने एक्शन लिया है या नहीं लिया, वो इस डेटा एरर रिपोर्ट से आप लोग चेक कर सकते हैं। रोल डिटेल्स आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा। जितने भी रोल मैंने आपको बताए थे, अगर किसी भी ऑफिसर को कोई चेक करना है कि वो मेरी सर्विस में रोल है किसके पास, तो वो इस रोल डिटेल ऑप्शन से चेक कर सकता है। जैसे कि मैं देख रही हूँ कि मेरे यहाँ पे पार कस्टोडियन का रोल ऑल्टरनेट का जो है वो ऑफिसर 1 को मिला हुआ है, लेकिन स्टेट कस्टोडियन वाला जो रोल है वो ऑफिसर क्या कहते हैं 2 को मिला हुआ है। पार सेंट्रल कस्टोडियन प्राइमरी जो है वो 2 को मिला हुआ है। मेरा डैशबोर्ड एक्सेस अथॉरिटी ऑफिसर 8 को मिला हुआ है। तो आपको पता लग जाता है कि आपको एग्जैक्टली बात किससे करनी है। तो ये रोल डिटेल्स का ऑप्शन हर ऑफिसर के अकाउंट में आएगा। क्योंकि मैंने कस्टोडियन के अकाउंट से लॉगिन किया है तो मेरे पास वर्कफ्लो बनाने का ऑप्शन आ रहा है, वर्कफ्लो विद सेम ऑर्गेनाइजेशन, वर्कफ्लो विद ऑल ऑर्गेनाइजेशन। अगर किसी अलग ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिसर है तो ऑफिसर ही नहीं है। ये मेरे पास मैं ऑफिसर 7 की पार बना रही हूँ यहाँ पे। ये पीरियड यहाँ पे पूरा कंप्लीट असेसमेंट पीरियड आता है, पर अगर आप इस पीरियड को ब्रेक करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अपार ये आपके जितने भी फॉर्म टाइप डेवलप कराए होंगे वो सारे फॉर्म टाइप ही आएंगे। ऑफिसर की डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे फॉर्म सेलेक्ट कर सकते हैं। कंटिन्यू। ये मेरा रिपोर्टिंग और रिव्यूइंग सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है कि ऑफिसर 7 के लिए उस टाइम पे रिपोर्टिंग कौन था। मैंने ऑफिसर 2 को एज ए रिपोर्टिंग अथॉरिटी बना दिया और ऑफिसर 3 को एज ए रिव्यूइंग अथॉरिटी बना दिया और मैं ऑफिसर 7 की पार बना रही हूँ। ये मैंने आपका वर्कफ्लो सेट कर दिया है एज अ कस्टोडियन। अब मेरी सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, पार को जनरेट करने की। बिना जनरेशन के पार जो है वो ऑफिसर के पास नहीं जाएगी। ये जनरेट का ऑप्शन आ रहा है। जनरेट करते ही मेरा फॉर्म टाइप खुल जाएगा, जो भी फॉर्म डेवलप हुआ है। तो आपने जो फॉर्म दिए होंगे आपको फॉर्म जो है आपके अकॉर्डिंग ही दिखेगा। अब ये हमारा ना क्या कहते हैं टेस्टिंग इंस्टेंस है, तो इसमें भी बूटस्ट्रैप के चेंजेस चल रहे हैं, तो आपको अलाइनमेंट में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि इसमें हम लोगों की कंटिन्यूअस टेस्टिंग चलती रहती है। तो कुछ ना कुछ इधर उधर हो सकता है, आपको अलाइनमेंट का प्रॉब्लम दिखे कि अभी ये सही से खुल नहीं रहा है। तो उसके लिए तो मैं इस पे हमारे पास सेव एज ड्राफ्ट का ऑप्शन है। अगर हम लोग सेव एज ड्राफ्ट करेंगे तो मेरा जितना भी कंटेंट है वो PDF फॉर्म में मैंने जो भी ऐड किया है वो जाके सेव हो जाएगा। और अगर फ्यूचर में हमें इसे डाउनलोड करके रखना है
तो हम रख भी सकते हैं। ये पीडीएफ हमारी बन रही है बेसिक सेक्शन की। मैं इसको सेंड टू कर रही हूँ ऑफिसर रिपोर्टेड अपॉन। ये मैंने ऑफिसर को जिसकी पार थी, जिसका अप्रेजल होना है, उसको जो अप्रेजी है उसको भेज दी है। अब मुझे अप्रेजी के अकाउंट से लॉगिन करना है। ये मैंने ऑफिसर 7 के अकाउंट से लॉगिन कर रही हूँ, जो कि अप्रेजी है। अब क्योंकि ऑफिसर 7 की खुद की पार है तो वो माई पार में आई है। द बेस्ट पार्ट इज हम लोग प्रीवियस सेक्शन देख सकते हैं कि उसमें क्या भरा गया है, पर हम लोग कुछ भी एडिट नहीं कर सकते, वो फ्रीज होता है सब कुछ। पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर मान लीजिए मेरी कोई इंफॉर्मेशन रॉन्ग है, फॉर एग्जाम्पल मेरा ट्रेनिंग का डेटा रॉन्ग है, तो मैं यहाँ पे अपडेट डेटा एरर रिपोर्ट में लिख सकती हूँ रॉन्ग ऐसे करके लिख सकती हूँ। अब मैं सबमिट कर दूंगी तो मेरे कस्टोडियन के पास एक अलर्ट जाएगा कि मेरी ये सो एंड सो इन्फॉर्मेशन रॉन्ग है और वो उसे अपडेट कर देगा। ये मेरा सेल्फ अप्रेजल है। ये मैंने कुछ डमी डेटा डाल दिया जस्ट, तो ये आपके क्या कहते हैं इसके लिए है कि मैं आपको शो कर दूं कि कैसे चलता है सिस्टम। इसलिए मैं कोई डेटा ऐसे स्टोर नहीं करा रही हूँ यहाँ पे। ये एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न की डेट पूछ रहा है कि आपने किस टाइम पे भरी थी। मैंने डाल दी डेट और अब मैं इसे सेव एज ड्राफ्ट करूंगी तो मेरा कंटेंट ड्राफ्ट हो जाएगा, पर मेरे पास ही पार रहेगी। लेकिन अगर मैं इसे सेंड टू रिपोर्टिंग अथॉरिटी करूंगी तो मेरी पार जो है रिपोर्टिंग अथॉरिटी को सबमिट हो जाएगी। तो मेरी रिपोर्टिंग अथॉरिटी कौन है? ऑफिसर 2 है। तो अब मैं ऑफिसर 2 के अकाउंट से लॉगिन करूंगी। ये ऑफिसर 2 है। अब आप में से कोई मुझे बता सकता है क्या कि मुझे पार इन सब में से कौन से टैब में मिलेगी ऑफिसर 7 की? कोई बता सकता है? बिल्कुल असेस पार, क्योंकि पार में असेसमेंट होना है ऑफिसर 7 का। तो मुझे जो है पार असेस पार टैब में मिलेगी। अगर ये ऑफिसर खुद अपनी पार भर रहा होता तो वो जो है आपको मिलती माई पार टैब में। हाँ, ये डीएसटी ऑफिसर 7 की पार है। अप्रेजल पे आ गया है। इसमें मुझे अपने ग्रेड्स देने हैं एज अ रिपोर्टिंग अथॉरिटी। अब देखिए इसमें रिव्यूइंग वाला पार्ट फ्रीज है क्योंकि ये रिपोर्टिंग लेवल है, तो ये रिव्यूइंग वाला पार्ट फ्रीज है। फिर रिपोर्टिंग वाला पार्ट ओपन है ग्रेड देने के लिए। मैंने ग्रेड्स दे दिए। आप लोग डेसिमल में भी ग्रेड्स दे सकते हैं। अभी तो मैंने जस्ट ऐसे ही 9 दे दिया। तो ये मैंने प्लेस कर दिया। अब मैं क्या करूंगी, इसको सेंड टू रिव्यूइंग अथॉरिटी करूंगी। अब रिव्यूइंग को भी पार का असेसमेंट ही करना है, तो उसे भी असेस पार टैब में ही आएगी पार। ये मेरा एज अ रिव्यूइंग ऑफिसर जो है पार ओपन हो गई है भरने के लिए। अब इसमें क्या है कि रिपोर्टिंग वाला पार्ट फ्रीज हो गया क्योंकि रिपोर्टिंग अपना ग्रेड दे चुके, साइन कर चुका है। अच्छा, मैं एक चीज और बता रही थी, इसमें मैं ऐसे ही डायरेक्ट सबमिट करती जा रही हूँ क्योंकि ये डेमो इंस्टेंस है।
लेकिन जो हमारा लाइव इंस्टेंस होता है वहाँ पे डायरेक्टली सबमिट नहीं होती है, वहाँ पे वो आपसे ई साइन या DSC से साइन करने को बोलता है मेरा सिस्टम, वो रोक देगा आपको, बाहर आगे ही नहीं जाएगी अगर आप लोग साइन इन नहीं करेंगे तो ये एक आप लोगों को जो है एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब इसमें क्या है, बेसिक्स है, वो रिपोर्टिंग से डेटा ऑटोमेटिकली जो है वो कॉपी होके आ गया है रिव्यूइंग वाले पार्ट पे। लेकिन मान लीजिए मेरे को एज अ रिव्यूइंग अथॉरिटी डेटा चेंज करना हो या ग्रेड कम ज्यादा करने हो तो मैं कर सकती हूँ। वो कैलकुलेशन मेरी जो है वो ऑटोमेटिकली जो है चेंज होगी। ये मैंने एज अ रिपोर्टिंग ग्रेड चेंज किया, मैंने कम किया है, तो मुझे सिस्टम मेरा वो जो है ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा कि जो ग्रेड्स कम हुए। जैसे यहाँ पे मेरा जो एवरेज है वो 8.63 हो गया क्योंकि मैंने कम किया था, लेकिन क्योंकि रिपोर्टिंग पे सब जगह 9 दिए गए थे तो मेरा एवरेज जो है वो 9 रिकॉर्ड हुआ है। और रिव्यूइंग में मेरा एवरेज कम हो गया क्योंकि मैंने ग्रेड्स कम किया है रिव्यूइंग अथॉरिटी। अब ये सेंड टू CR सेक्शन आ रहा है, मैंने भरी नहीं है इसलिए वैलिडेशन आ रही है। हर स्टेज पे एक भी कॉलम नहीं छोड़ सकते आप, अगर एक भी आप कॉलम छोड़ोगे तो आपको वो वैलिडेशन देगा कि पहले से भरो। सर एक मीटिंग में थी, मैं आपको कॉल बैक करती हूँ। तो ये सेंड टू CR सेक्शन, ये मेरा पार जो है CR कस्टोडियन, अच्छा वो मुझे रिकैलकुलेट करने को बोल रहा है कि एक बार वेरीफाई कर लीजिए कि आपका कैलकुलेशन सही है। तो यस बिल्कुल सही है, मैंने चेक कर लिया। अब मेरी पार जो है सक्सेसफुली जो है कस्टोडियन को चली गई है डिस्क्लोज करने के लिए। कस्टोडियन जो है ऑफिसर को पार डिस्क्लोज करेगा कि देख लो आपको ये कमेंट्स और ग्रेड्स जो है आपके ऑफिसर्स ने दिए हैं। तो कस्टोडियन के पास ज्यादा कुछ नहीं आता है, इसके पास सिर्फ वही आता है, एक डिस्क्लोज करने का प्री डिफाइंड टेम्पलेट आता है, उसमें कुछ डिटेल को डिस्क्लोज कर देता है। ये है ऑफिसर 7 की बात। हमारे पास ये कुछ कंटेंट आएगा प्री डिफाइंड और उसमें डिस्क्लोज टू ऑफिसर। ओके, तो मेरी पार जो है वो ऑफिसर को डिस्क्लोज हो गई है। अब ऑफिसर को पार एक्सेप्ट करने का ऑप्शन आएगा। ये आपका हुआ, यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, आई एक्सेप्ट और पुट फॉर रिप्रेजेंटेशन। अगर ऑफिसर अपना, यहाँ पर सारे सेक्शन हम लोग देख सकते हैं, ऑफिसर ने खुद ने क्या भरा था, उसको क्या मार्क्स मिले हैं, क्या उसको रिव्यूइंग में ग्रेड्स और कमेंट्स दिए, वो सब कुछ देख सकता है। तो यस वो देख सकता है, लेकिन अगर उससे कोई भी डिससेटिस्फेक्शन है तो वो रिप्रेजेंटेशन फाइल कर देगा, और अगर वो सेटिस्फाइड है तो वो आई एक्सेप्ट कर देगा। तो ये फॉर नाउ आई एम एक्सेप्टिंग द पार्ट। ये मैंने कस्टोडियन के अकाउंट से दोबारा लॉगिन किया है, प्रोसेस टैब में जाऊंगी मैं, तो मेरे पास पार क्लोज करने का ऑप्शन आएगा। ये मेरे पास पार क्लोज करने के लिए ऑप्शन आ रहा है, इसमें क्लोज होगा फाइनल, और जो मेरी पार है वो ऑफिसर के क्लोज हो गई और डोजियर में चली गई। अब मेरे को जो है मैंने जैसा कि आपको बताया था कि कस्टोडियन के पास जो है वो डोजियर मेंटेन नहीं होता, डोजियर जो मेंटेन होता है वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास मेंटेन होता है। तो इन दिस केस जो है मेरे पास कंट्रोलिंग जो है वो है ऑफिसर 1। तो मैं ऑफिसर 1 से लॉगिन करूंगी। क्या हो गया,
ये मैंने कंट्रोलिंग अथॉरिटी के अकाउंट से दिया है। आप लोग एक भी चीज और भी देख रहे होंगे, यहाँ पे ऑप्शंस काफी बढ़ गए हैं। तो इट्स अ रोल बेस्ड एप्लीकेशन, अकॉर्डिंग टू जो रोल होते हैं आप लोगों को एप्लीकेशन का व्यू मिलता है जो कि रोल टू रोल वेरी करता है। तो अभी मैंने सुपर कस्टोडियन के अकाउंट से व्यू वो किया लॉगिन, और मैं आपको एक बार क्लोज डोजियर दिखा देती हूँ कि कैसा दिखता है हमारा। हिंदी अभी हमने ऑफिसर 7 की ही पार क्लोज की थी। तो हमारे पास सारे ऑप्शन है, हमारे पास पार्ट वाइज पार देखने का ऑप्शन भी है, कंप्लीट पार देखने का भी है। तो मैंने पार को ओपन किया, ये मेरा कंप्लीट डोजियर है। ये बेसिक सेक्शन है, ये सेल्फ अप्रेजल है जो मैंने भरा था, ये मेरा रिपोर्टिंग वाला पार्ट है, रिव्यूइंग का पार्ट आ गया, एज अ रिव्यूइंग मेरे ग्रेड्स कम हुए हैं, और ये डिस्क्लोजर, और ये ऑफिसर एक्सेप्टेंस और पार क्लोज। इसमें सब पेजेस पे आपके साइनिंग आएगी जब आप लोग लाइव इंस्टेंस पे पार भरेंगे। अभी सिर्फ ये आपका डेमो इंस्टेंस है, इसलिए आपकी पार बिना साइनिंग के सबमिट हुई है हर लेवल पे। एक तो ये चीज हो गई। दूसरा, हमारे पास क्या कहते हैं, माइग्रेशन का भी ऑप्शन होता है। तो पार माइग्रेशन किसी भी ऑफिसर की, जैसे कि पार माइग्रेट करनी है, मैं ऑफिसर ऐड कर देती हूँ, ऑफिसर 8 अंडरस्कोर DST 8। जैसे मुझे मान लीजिए किसी ऑफिसर 8 की पार माइग्रेट करनी है, तो उसके नाम पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास कुछ ऐसा व्यू आ जाएगा जिसमें मैं ना फाइल अपलोड करूंगी जो मुझे माइग्रेट करनी है। जैसे ही मैं पार माइग्रेट करूंगी, ये ऑप्शन सारे अनफ्रीज हो जाएंगे। इनमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जिन पर स्टार लगा हुआ है वो मैं फिल करूंगी, और मैं माइग्रेट करूंगी उसको, तो वो भी मेरी पार जो है मेरी डोजियर में मूव हो जाएगी। तो ये एक स्पैरो एप्लीकेशन का ब्रीफ था। इसके रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं माइग्रेशन वाला ही थोड़ा सा पूछना था। इसमें चैनल वगैरह क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती क्या? नहीं, इसमें कंप्लीट माइग्रेट होती है, चैनल नहीं माइग्रेट करना होता है आपको। जैसे ही आप लोग यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट वर्क फ्लो क्रिएट करना पड़ेगा या नहीं? नहीं, मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार ना, रुकिए। ये मैंने एक फाइल ले ली है, ठीक है, इसे मैंने अपलोड कर दिया। लेट्स सपोज ये एक वो है, पार है, ठीक है, ये मेरी माइग्रेट हो गई यहाँ पे। तो फिर मैं असेसमेंट ईयर चूज करूंगी जिसके रिस्पेक्ट में आपको माइग्रेशन करना है GCR का। कुछ इन्फॉर्मेशन तो डेटाबेस से आएगी, नेम, डेजिग्नेशन वगैरह। किस पीरियड की पार है वो आपको डालना, मतलब जिस जिस इन्फॉर्मेशन के स्टार लगा हुआ है ना, वो आपको फिल करना है, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे जैसे आप बाकी डिटेल्स भी डाल सकते हैं कि उस पीरियड में रिपोर्टिंग कौन था, रिव्यूइंग कौन था, पर ये डिटेल्स हमने मैंडेटरी नहीं कर रखी, क्योंकि जैसे ऑल इंडिया सर्विसेज में पिछली 15 साल की वो लोग माइग्रेट कर रहे हैं, तो उतना डिफिकल्ट होता है याद रखना कौन रिपोर्टिंग था, कौन रिव्यूइंग था, क्या था। तो उस टाइम पे इतना ही चीजें होती भी नहीं थी, बाहर के रूल्स भी रिवाइज हुए हैं। तो जो भी इंफॉर्मेशन इम्पोर्टेंट है उसमें हमने स्टार लगा रखा ऑलरेडी, जैसे वर्क स्टेटस क्या था, उसकी क्लोज स्टेटस क्या था, ये सब डिटेल हमने मैंडेटरी कर रखी है। कुछ डिटेल जो हमने मैंडेटरी नहीं कर रखी है, आप उसको बिना भी भरे माइग्रेट कर सकते हैं, उसमें आपको वर्कफ्लो बनाने की जरूरत नहीं है। इसमें डिस्क्लोज होगा या नहीं होगा ये वाला जो पार अपन अपलोड करे होंगे? नहीं, वो तो आप पूरा कंप्लीट करा के माइग्रेट करेंगे। अच्छा, सब कुछ पेपर पे करवा के फाइनल PDF अपलोड होगी। ठीक है। और किसी की कोई क्वेरी? मैडम गुड आफ्टरनून, NRD से बोल रहा हूँ। इसमें ऑटो फॉरवर्ड का है कि मैडम प्रोविजन? ऑटो फॉरवर्ड का प्रोविजन है जो कि कॉन्फ़िगरेबल है। वो आप लोगों के NIC छत्तीसगढ़ हमें जब एक कंफर्मेशन मेल देते हैं कि इस सर्विस में ऑटो फॉरवर्डिंग होनी है, तो वो लेवल वाइज टारगेट डेट भी देते हैं। फिर हम उसी टारगेट डेट के अकॉर्डिंग
वो ऑटो फॉरवर्डिंग सेट कर देते हैं और पार उस सेट डेट पे जैसे ही मीट होती है रात के 12 बजे ऑटो फॉरवर्ड हो जाता है। छत्तीसगढ़ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और फॉरेस्ट सर्विस ऑटो फॉरवर्डिंग यूज भी कर रहे हैं। उसमें कमेंट क्या रहेगा मैडम? ऑटो फॉरवर्डेड बस लिखा हुआ रहेगा क्या? लाइक रिपोर्टिंग जैसे नहीं, उसमें ना आपको टेम्पलेट आता है कि विद द अथॉरिटी मतलब अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द पार हैज बीन ऑटो फॉरवर्डेड टू सो एंड सो लेवल ऑन सो एंड सो डेट, ऐसे करके हमारा एक प्री डिफाइंड टेम्पलेट होता है, वो लगा हुआ आता है उस लेवल पे। ओके ओके ठीक, ओके थैंक यू। और किसी की कोई क्वेरी? किसी को और कुछ पूछना? श्रीकांत सर, आई गेस मुझे लगता है किसी की कोई क्वेरी नहीं है। हाँ पलक जी, और एक बार वो ऑन बोर्डिंग का प्रोसीजर बता देंगे क्या हम लोगों के लिए? ऑन बोर्डिंग का सर प्रोसीजर ये है कि अभी हम लोगों ने आपका फॉर्म डेवलप करवा दिया है, जो आपने हमें 4 फॉर्म्स डेवलपमेंट के लिए दिए थे, अंडर टेस्टिंग चल रहे हैं वो। मोस्ट प्रोबेबली बाय दिस वीक वो टेस्ट हो जाएंगे हमारी टीम के एंड से। फिर हम लोग आपको यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के लिए फॉर्म्स प्रोवाइड करेंगे, तो आपको अपने लेवल पे प्रूफ रीड भी करने होंगे और उनकी कैलकुलेशंस भी चेक करनी होंगी। आप लोग फॉर्म चेक करेंगे और उस पर हमें यूएटी कंफर्मेशन देंगे, ये तो हमारी प्राइमरी रिक्वायरमेंट है। उसी के साथ हमें डेटा भी चाहिए होगा आपका, जो यूजर का डेटा ऑनबोर्ड होना है वो हम डिस्कस कर लेंगे कि ई फाइल से आना है या कैसे होना है, वो मैं आपसे 1 to 1 डिस्कस करूंगी बाद में। तो वो डेटा भी एक हमारी रिक्वायरमेंट है। ई साइन डीएससी में ऐसा है कि आप लोगों का ई साइन और डीएससी ऑलरेडी चल रहा है, तो वो हमें रिक्वायर्ड नहीं होगा, हम लोग सेम कॉन्फ़िगर कर देंगे बाकी एप्लीकेशंस में। ठीक है, ठीक है। और अलर्ट्स भी आपके एसएमएस अलर्ट्स ऑलरेडी चल रहे हैं, तो वो भी हम लोग एज इट इज जो है आपके इस वाली एप्लीकेशन में चला देंगे। सेम अलर्ट्स ऑफिसर्स को मिलेंगे। ये एक चीज है। डीएनएस आपको चाहिए नहीं, क्योंकि epark.cg वाला डीएनएस ही यूज होगा सर्विसेज में। तो एक ये है। तो अभी फिलहाल जो है हमारा 2 ही रिक्वायरमेंट है, एक आपका यूएटी अप्रूवल फॉर्म जब आप लोग टेस्ट कर लेंगे उसके बाद, और एक आपका डेटा। ओके। डीएनएस मैपिंग भी चेंज होगी ना जब अगर आप लोग माइग्रेट कर रहे हैं ना आप लोग? हाँ, रेलटेल में जैसे न्यू इंस्टेंस बनेगा ना। हाँ, अगर रेलटेल में माइग्रेट कर रहे हैं सर, तो यस डीएनएस भी चाहिए होगा। फिर उसके बाद पोर्ट ओपनिंग भी हमारी रहेगी, सारे पोर्ट्स ओपन होंगे। रेलटेल से जो स्पैरो के लिए रिक्वायर्ड है, परिचय भी हमें दोबारा से रजिस्टर कराना पड़ेगा। ठीक है, फिर मैं एक बार रेलटेल टीम से बात करके आपको उसके लिए सर पहले हमें सर्वर आप प्रोवाइड कर दीजिए, जिससे हम लोग डेटा सर्वर वेटिंग और ये सब इनिशिएट कर देंगे। ठीक है। सॉरी प्लीज कम अगेन, मुझे सुनाई नहीं दिया, किसी ने शायद कुछ पूछा। सर बल्क सबमिशन का प्रोविजन है, बल्क पार जनरेशन का और बल्क डिस्क्लोजर का प्रोविजन है। क्योंकि हर स्टेज पे साइनिंग है, तो हम लोग सबमिशन तो बल्क नहीं करा सकते, लेकिन आप लोग वर्कफ्लो बना के वन को विदाउट साइनिंग पार्ट जनरेट करके ऑफिसर्स को दे सकते हैं। और जब आपके पास सारा साइकिल कंप्लीट होके आपके पास पार्ट्स आ जाते हैं, तो आप डिस्क्लोज कर सकते हैं एक मतलब बल्क में ऑफिसर्स को पार्ट्स। क्लोज करें सेशन। ठीक है पलक जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। So, good evening everyone once again. I am leaving this session. Thank you so much. श्रीकांत सर, एक ये जो फॉर्मेट जो शेयर हुआ है
उस पे जो रोल्स डालने हैं, तो बेसिकली जैसे अभी वीसी में बताया कि पीएआर कस्टोडियन ही मेन रहेगा और पीएआर मैनेजर अगर कहीं जरूरत पड़ेगा तब जिले की बात उसको करें अभी तो ब्लैंक छोड़ सकते हैं, पूरा ब्लैंक सबका। जो डेटा है तो हाँ अभी उसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं, बाद में असाइन कर लेंगे उसको। असाइनिंग डीअसाइनिंग काफी हाँ, लेकिन अगर आपके पास कोई डिटेल है तो उसको उसमें फिल कर देना। अच्छा नहीं सर, मेरा क्वेरी ये था कि पीएआर कस्टोडियन ही होंगे ना, जो मतलब वो फ्लो डिजाइन करेंगे जो विभाग के लिए जो। हाँ और पीएआर मैनेजर जो है, मैनेजर टेस्टिंग हैंडलर जैसे बताया मैडम जो है, एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन के जो ऑफिसर जो होंगे, जो आपका सीआर वगैरह जो संधारित करते होंगे, उसी को ही आप पार कस्टोडियन और पार मैनेजर का रोल असाइन कर देंगे। दोनों रोल दे सकते हैं। तो दे सकते हैं, एक ही यूजर को आप सारे रोल दे सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। और रोल असाइन डी असाइन इस पोर्टल पे काफी ज्यादा आसान है। आप अभी जैसे हम लोगों ने देखा था रोल असाइन डी असाइन का, उसके थ्रू किसी भी यूजर को जो स्पैरो में ऑनबोर्डेड होगा उसको आप रोल असाइन कर सकते हैं। सपोज आपके कोई आईएएस ऑफिसर भी हैं, उसको आप पार कस्टोडियन का रोल असाइन करना होगा, और वो आईएएस ऑफिसर एज ए इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस अगर ऑनबोर्डेड है, तब भी आप जो है किसी भी सर्विस के लिए उनको रोल असाइन डी असाइन कर सकते हैं। एक यूजर को भी आप एक से ज्यादा रोल भी असाइन कर सकते हैं। मेरा नंबर दे दीजिएगा। जो ये कस्टोडियन है सर, वो एस्टेब्लिशमेंट का कर्मचारी हो सकता है क्या सर? लाइक ये नोडल ही होना चाहिए, उन्हीं का ही होगा। अच्छा, जो एडमिन के क्योंकि ये आपका सीआर और आईपीआर का आपका पोर्टल है, इस वजह से जो इस्टेब्लिशमेंट सेक्शन का जो आपका डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर होंगे, उन्हीं को ही आप एज ए कस्टोडियन नामित करेंगे। ओके ओके। दूसरा सर, ये स्पैरो ये जो है, इसमें कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय भी अपना आईपीआर एसीआर फिल करेंगे ना, संविदा में जैसे है? अभी तक तो नहीं करते आए हैं अभी तक तो उसका प्रोविजन नहीं है इसमें। उसका प्रोविजन नहीं है, केवल नियमित अधिकारी कर्मचारी ही इसमें ऑनबोर्ड कर सकते हैं। ओके, बट वो ई ऑफिस में हमने जैसे दिया है, उसमें कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय का भी दिया है डाटा, जो नोटशीट लिखते हैं। फाइल चलाने के लिए यूज करते हैं, लेकिन उनका एसीआर या आईपीआर वगैरह तो फिल नहीं होता है अभी। बट यहाँ सर संविदा वाले जो कर्मचारी वो भी लिखते हैं। ऑनबोर्ड करेंगे। अच्छा नहीं, लेकिन यहाँ संविदा वाले भी लिखते हैं सर ऑफलाइन मोड में आईपीआर एसीआर। अभी सिर्फ आप रेगुलर एम्प्लॉइज के लिए ही फोकस करेंगे स्पैरो में ऑनबोर्डिंग के लिए। यार आप मैनेज करते हैं ना, उसी का डेटा आपको सेंड करना है अपने एस्टेब्लिशमेंट से। ये जो फॉर्मेट है उसमें ऑर्गेनाइजेशन नेम, देन नोडल कोऑर्डिनेटर नेम लिखा है, देन नोडल कोऑर्डिनेटर कांटेक्ट नंबर। तो ये जो नोडल रहेगा वो विभाग का हेड रहेगा क्या? वो कस्टोडियन जो रहेगा उनका डिटेल रहेगा। कस्टोडियन का ही डिटेल रहेगा। हाँ ठीक है। वो सैंपल डेटा भी साथ में भेजा गया है, उसको एक बार देख लेंगे। श्री राजनांदगांव से बोल रहा हूँ। हाँ सर। एक्चुअली थोड़ा सा ये क्लियर करेंगे, कस्टोडियन और पार्ट कस्टोडियन ये कौन होते हैं? जैसे डिपार्टमेंट के बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनका कलेक्टर सर लिखते हैं, बहुत सारे ऐसे जिनका वो उनके पास आता ही नहीं है, वो हायर अथॉरिटी को चला जाता है। और
कई ऐसे भी है जिनका कलेक्टर सर फाइनल करने के बाद वापस डिपार्टमेंट के पास चला जाता है वो डिस्क्लोज होने के लिए। थोड़ा सा लैंड रिपोर्ट के साथ सब बताना। मास्टर ट्रेडर ग्रुप में एक डेटा डाला हुआ है, इसको आप थोड़ा सा चेक कर लेंगे। इसी से रिलेटेड एक सैंपल चेक किया था वो जी, 2-2 3-3 एम्प्लॉय वाला जो डाला है, उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। सपोज यहाँ पे एक एग्जांपल आप देख सकते हैं, सैंपल CGSS का। दिख रहा है? हेलो, हाँ आवाज थोड़ा क्लियर नहीं है। जैसे हमारे यहाँ फरवरी हेलो, इसको देख लेंगे। सपोज सैंपल CGSS में यहाँ पे एक डेटा यहाँ पे दिया हुआ है सैंपल CGSS में, उसको देखेंगे। इसमें जो हाँ। नोडल कोऑर्डिनेटर नेम जो डला हुआ है वो है अंशिका ऋषि पांडे। हाँ। ये जो है ये हमारे कस्टोडियन है। ये भले ही छत्तीसगढ़ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ सेक्रेटरीट सर्विस के ये कस्टोडियन हैं। इनके अंडर में जो 3 एम्प्लॉय हैं, आमिर, क्लेमेंटिना लकड़ा और विजेंद्र, इनकी डिटेल यहाँ पे हमको भेजना है। यहाँ पे अंशिका ऋषि पांडे मैडम का CR हम मैनेज नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पे इसका जो एग्जांपल है वो इस तरीके से है कि अंशिका ऋषि पांडे मैडम ये 3 एम्प्लॉयज के डेटा को या CR और IPR को मैनेज करेंगे। तो यहाँ पे जो कस्टोडियन होंगे वो अंशिका ऋषि पांडे मैडम होंगी, और जो एम्प्लॉयज जो हैं वो सिर्फ 3 हैं, आमिर, क्लेमेंटिना लकड़ा और विजेंद्र सिंह। तो ये 3 एम्प्लॉयज का जो CR और IPR, ये जो मैनेज करने वाला जो ऑफिसर होगा इस्टेब्लिशमेंट से, उसको आप नोडल कोऑर्डिनेटर नेम में डालेंगे। दूसरा एग्जांपल तो इसका मतलब जो सैंपल CHAS का है उसको देख लेंगे। यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के जो 2 ऑफिसर हैं, शैलाब कुमार साहू और अंशिका ऋषि पांडे, इनका CR जो मैनेज करेगा वो है क्लेमेंटिना लकड़ा मैडम। तो यहाँ पे कस्टोडियन होंगी क्लेमेंटिना लकड़ा, जो छत्तीसगढ़ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के कस्टोडियन होंगे। तो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन जो हमको भेजना होगा उस सर्विस से रिलेटेड एम्प्लॉयज का भेजना होगा। तो ऐसे केस में हर ऑफिस में एक से ज्यादा कस्टोडियन हो सकते हैं, हर ऑफिस में जी। तो कस्टोडियन वाइज ही डेटा आपको चाहिए, मतलब एक ऑफिस में अगर 3-4 कस्टोडियन बन रहे हैं तो चारों के अंडर में जो जो आ रहे हैं उनका डेटा सेपरेट फाइल में। एग्जैक्टली। वो जो सैंपल आप कर रहे थे उसमें एक जगह पे आप देखना, एक जगह पे क्लेमेंटिना लकड़ा मैडम को आप अंशिका पांडे मैडम के अंडर में डाले हैं, दूसरे में अंशिका पांडे मैडम के को उनके अंडर में डाले हैं। जी बिल्कुल। ऐसा होता है क्या? मतलब एक कस्टोडियन फिर उनके अंडर में, फिर रिवर्स? देखिए यहाँ पे क्या है, जो मंत्रालय में जो अंडर सेक्रेटरी हैं क्लेमेंटिना लकड़ा मैडम, वो छत्तीसगढ़ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की कस्टोडियन है, और जो छत्तीसगढ़ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं अंशिका मैडम, वो जो है छत्तीसगढ़ सेक्रेटरीट सर्विस की कस्टोडियन है। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि ऑफिसर के अकॉर्डिंग रोल जो है हम असाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों एग्जांपल डाला गया था कि इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं आ सकता। और एक और चीज, जिनका APR ऊपर जाता है, मतलब जैसे टेक्निकल एजुकेशन वगैरह है शायद, तो उन लोग का डायरेक्ट ऊपर ही जाता है, यहाँ पे नहीं आता है, तो वो फिर अपने फ्लो में जाएंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। ऊपर जाता है मींस डायरेक्टरेट लेवल से कस्टोडियन होंगे, उनके जो कस्टोडियन होंगे डायरेक्टरेट के। जी ऐसा। हाँ पॉसिबल है। जो CR को मेंटेन करते होंगे वो आपके कस्टोडियन होंगे। ओके ठीक है, ठीक, थैंक यू। और कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। ओके ठीक है, थैंक यू। अभी आने वाले टाइम में और भी सेशंस होंगे जिसमें आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। आप अपना डेटा प्रिपेयर कर लीजिए। थैंक यू।